प्रेस क्लब की जो कमेटी मेंबर्स है जितेंद्र सिंह राठौर, उनके द्वारा वर्ष 2024 का एक कैलेंडर निकाला गया है जिसका आज विमोचन होगा। तो आज हमारे बीच में यहाँ उपस्थित है आदरणीय चेतन सिंह जी राठौर, जो कि आरडी ग्रुप और आरडी फाउंडेशन के डायरेक्टर है। चेतन सिंह जी के लिए एक बार तालियां बजाएंगे। इसके साथ ही हमारे बीच में अब विराजमान है रितु जी सोढ़ी, जो कि राजस्थान सूचना केंद्र की यहाँ मुंबई की जनसंपर्क अधिकारी है। आपके लिए डबल तालियां बजाएंगे। इसके साथ ही हमारे बीच में विराजमान है हमारे राजस्थान प्रेस क्लब के जो फाउंडर का है, और अधिकांश तो हमारे सदस्य इनको राष्ट्रपति कहते हैं और इसलिए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा काम करते हैं और परफेक्ट काम करते हैं। तो ये तीनों की उपस्थिति में हम आज ये राजस्थान प्रेस क्लब के तत्वाधान में जो कैलेंडर का विमोचन समारोह है उसका हम विधिवत अभी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही हमारे बीच में हरीश जी राजावत है, हमारे प्रेस क्लब के सह सचिव है। दिनेश्वर माली दोनों मोबाइल पर कौन फोन करा रहे थैंक यू। 3 दिन करके राजस्थान प्रेस क्लब के तत्वाधान में प्राइम टॉप कैलेंडर का विमोचन हुआ है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद जो कैलेंडर निकालने वाले हैं। और जो मैंने बताया पहले कि एक ज़रूरी चीज़ होती है, लेकिन लोगों को जो प्रॉफिट नहीं होता छोड़ देते हैं, लेकिन जो शौकीन रहते हैं और इस चीज़ को अहमियत करते हैं, समझते हैं, वो इस चीज़ के पीछे लगे हुए रहते हैं और हमारी उसको जीवित रखते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि कैलेंडर इसकी आज भी अहमियत है। जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया, आज भले इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया काफ़ी आगे है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रिंट मीडिया की अपनी जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है। हमारे बीच में रितु जी सोढ़ी है, जो राजस्थान। चेतन जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। राजस्थान में आपका एक फाउंडेशन चलता है, आरडी फाउंडेशन, उसमें नई नई क्या एक्टिविटियाँ आपने ज्वाइन की है और किस तरह का आगे लोगों की जन सेवा होने वाली है, उस पर फाउंडेशन राजस्थान में कुछ 35 गांवों में चलता है। वैन जाती है एवरीडे और उसमें दवाइयाँ रहती है, डॉक्टर रहते हैं। तो वहाँ पे लोग जो शेड्यूल बना हुआ है तो उसके हिसाब से लोग आते हैं और उसमें जो भी लोगों के बीमारी रहती है तो डॉक्टर देख के उसके हिसाब से दवाइयाँ देती है। और रोज़ के हम लोग 250 के आसपास OPD कवर करते हैं और इस तरह से चलता है। और कोई नया एक्टिविटी ज्वाइन करते हैं आप? एक्टिविटी तो बहुत सारी दिमाग में है और लोगों को भी बोलता हूँ कि कुछ ना कुछ करते रहिए, किसी की इच्छा है तो आइए, हमारे पास तो सर्वे चलता रहता है। लेकिन एक सब चीज़ की सीमित होती है, एक टाइम देने की, एक एनर्जी की, और जो मेन चीज़ है जो इकोनॉमिक फंड है उसकी भी एक सीमित सीमा होती है। तो जितना हो सकता है इतना करते हैं। लेकिन मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है और हमारे भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं 2-3। बालिका चेतना का एक स्कूलों में जाके जो गर्ल्स को अवेयरनेस करते हैं, और एमटेक एकेडमी एक चलती है जिसमें जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो 10वीं पास करके जॉब पे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक हमारी जो दुकानें होती है उधर जॉब मिल जाती, फिर नहीं मिलती है, क्योंकि वो उसके ज़्यादा वो पढ़ाई करने में सक्षम नहीं होते हैं। और इनके लिए ज़रूरी जो क्या करना चाहिए, गाँव से है, एक गाँव में वो बड़े हुए हैं और वही स्कूल में गए तो उनको नॉलेज नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं एक मोबाइल का रिपेयरिंग का सिखाने का, और थोड़ी बहुत वो और उसके नज़दीक चीज़ें सिखाते हैं, जैसे सेल्स कैसे किया जाएगा, किस तरह से मार्केटिंग की जाती है, सोशल मीडिया से कैसे मार्केटिंग की जाएगी अगर आप खुद शॉप करते हो या किधर काम करते हो। तो उससे ये होता है कि एक बच्चा थोड़ा रेडी हो जाता है, फिर जॉब पे लग जाता है। और अच्छी बात ये है कि हम मैक्सिमम हमारे इधर ही काम कराने के लगाने की कोशिश करते हैं। फिर
और कहीं किसी की ज़रूरत होती है करते हैं, और अपने आप में सबसे पहले उनको ऑप्शन देते हैं कि आप अगर खुद की दुकानें छोटी मोटी कर सकते हो किसी की हेल्प लेके या हमारी हेल्प लेके, तो वैसे करते हैं। तो अभी लगभग हमारे पास 17-18 बैच चल रहा है। हर बैच के अंदर 15 से 20-25 बच्चे होते हैं, तो 200 के ज़्यादा लोग पास हुए हैं। कुछ हमारे पास है, कुछ खुद का काम कर रहे हैं, कुछ जॉब भी ढूंढ रहे हैं वैसा। तो इस तरह से एक्टिविटी चल रही है। मोबाइल मार्केट में भी आपका एक अच्छा नाम है जी और सरकारी में भी शायद आप साथ देते हैं। जी मोबाइल मार्केट में आपका एक बड़ा नाम है और सरकार भी आपके ऊपर थोड़ा सा आपको सहयोग करती है, क्या बोलना चाहिए इसके? सरकार कैसे सहयोग करती है? व्यापारी हो तो सही, हम टैक्स भरते हैं और बाकी जो सुविधा सब पूरी सबको मिलती है, इस तरह से मिलती है। मेरे को नहीं कि व्यापारी को अलग से कुछ सपोर्ट मिलता है, जैसे वहाँ रोड है, ये है, वो सब जो सुविधा मिलती है, सुरक्षा है, वो है। बाकी व्यापारी को अलग से कोई सहायता गवर्नमेंट से मेरे ध्यान में नहीं है कुछ रहेगा तो ऐसा हमारे लिए। जो जनता के लिए रहती है वो हमारे लिए भी रहती है। व्यापारी, हर कोई व्यापारी को एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक व्यापार करके टैक्स भरे, और हम करते हैं। मोबाइल मार्केट का सरकार ध्यान दे रही है? सरकार जो सबकी ध्यान देती है, ऐसे स्पेशल मोबाइल मार्केट के लिए कि भाई इसको ध्यान दे, ऐसा कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया के लिए अगर आप जाते हो तो ज़रूर उसमें कुछ बेनिफिट्स है, बट मोबाइल मार्केट के लिए अलग से कुछ ध्यान ऐसा नहीं। एक वैसे आप एक बहुत बड़ी ब्रांड के मालिक हैं, मोबाइल एसेसरी आरडी ब्रांड, और राजस्थान में आप अपने जन्मभूमि में आरडी फाउंडेशन के नाम से समाज की सेवा भी कर रहे हैं। तो विशेष रूप से मोदी का मिशन है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर युवा। तो आप एक स्वयं युवा बिजनेसमैन होने के नाते, जो महानगर मुंबई हो या कर्मभूमि हो, मारवाड़ हो, मेवाड़ हो, राजस्थान हो, जो नई पीढ़ी के लोग जो स्कूल कॉलेज से पढ़कर बिजनेस में आ रहे हैं, तो उनको एक ब्रांड के आप बहुत बड़े मालिक होने के नाते, एक युवा बिजनेसमैन होने के नाते, उनको बिजनेस में प्रोग्रेस करने के लिए और अपनी लाइफ कैरियर में सक्सेस बनने के लिए कि कौन सा ऐसा मूल मंत्र आप देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि आप एक कहीं जॉब पे लीजिए, अच्छे से बिज़नेस को समझ लीजिए, सीख लीजिए कि बिज़नेस है ना कोई सीधी चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर है। और ये ना मेरे हिसाब से बिज़नेस सीखने जैसा नहीं है, समझना पड़ता है। कि आप थ्योरी कोई बुक से पढ़ के कोई बिज़नेस नहीं कर सकता, तो पहले आप समझ लीजिए, फिर थोड़ा पैसा भी कमा लीजिए जैसे सैलरी से है। देन अगर हम बात करते हैं स्पेशल जो हमारे साइड से लोग आते हैं, जो अपना जो मारवाड़ी समाज है वो, उनके लिए, बाकी लोगों के हर आदमी के लिए एक अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो उनको पहले जॉब करना चाहिए, अच्छे से सीखना चाहिए, फिर किसी के साथ में पार्टनरशिप में फंड और किसी का और बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, जो हमने भी किया है, और फिर उसको ग्रोथ करनी चाहिए इस तरह से। एक दूसरा, जैसे युवा पीढ़ी जो आगे बढ़ती है, तो जब आगे बढ़ती है तो विशेष रूप से जिस तरीके से आरडी फाउंडेशन काम कर रहा है नशा मुक्ति के ऊपर, बालिका चेतना पे भी काम कर रहा है, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी जन्मभूमि के लिए बहुत सारे प्रकल्प जो आरडी फाउंडेशन चला रहा है। तो नशा मुक्ति को लेकर मतलब जिस तरीके से आरडी फाउंडेशन ने आज तक क्या किया, और विशेष रूप से युवाओं को नशा मुक्त करने के लिए, जैसे जो भी राजस्थान के बेल्ट है, सिरोही, जालोर, पाली, ड्रग्स है, चरस है, अफीम है, गांजा है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, तमाम तरह के नशे हैं, तो युवा पीढ़ी के कैरियर को, अपने जीवन को, घर को, परिवार को ध्वस्त करने पर तुले हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आरडी फाउंडेशन ने नशा मुक्ति युवाओं को करने के लिए अब तक क्या किया और आगे क्या योजना है इसके लिए? नहीं, हमने पुलिस के साथ मिलकर कुछ गाँवों में, गांव के नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, और हज़ारों लोगों को जागरूक किया था पुलिस प्रशासन के साथ में मिलकर कि भाई नशा नहीं करना चाहिए। डे 1 से हम यही कर सकते, बोल सकते और खुद नहीं करें नशा, ताकि एक मैसेज जा सकता है। बाकी खुद की ज़िंदगी है, वो लोग डिसीजन लेते हैं, लेकिन हमारी कोशिश एक सामाजिक लेवल पे ये होनी चाहिए कि आप क्या मैसेज देते हो। ज़रूर कोई न कोई लोग प्रेरणा लेते रहेंगे, कुछ बात को समझते रहेंगे, और ज़रूर इस तरह से काम करना चाहिए। पर आप बोल रहे हो कि गाँव में इस तरह से ये जो काम है, मैंने बीच में बहुत पहले एक सतगुरु की स्पीच सुनी थी, उन्होंने ये बताया था कि आप क्या करना चाहते हो आप मत सोचिए, आप वहाँ देखिए कि क्या ज़रूरी चीज़ है और आप कितना करने चाहते। तब जाके हमने वहाँ जाके देखे कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ है। जैसे मेडिकल में है जो हेल्थ वैन करती है, उसमें प्रॉब्लम ही है ना, एक इंसान को बुखार आ जाएगा ना तो उसको सिटी में जाना पड़ता है। सिटी में जाने के लिए, क्योंकि गाँव में डॉक्टर की तो कमी है, तो सिटी में जाने के लिए एक दिन खराब होगा, एक दिन की उसकी मजदूरी जाएगी। दूसरी है ना, अभी भी पहले जो हम थे तभी ना गवर्नमेंट के जो ट्रांसपोर्ट बस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस चलते थे, वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम हो गए, तो खुद को व्हीकल हायर करना पड़ेगा और व्हीकल लेके जाना पड़ेगा। तो एक ज़रूरी है कि आप अगर जहाँ पहुँच सकते हैं इतना पहुँच लीजिए। और मेरा ये कोशिश रहती है कि जो हम 35 गाँव में, देश इतना बड़ा है, हमारा राज्य भी इतना बड़ा है, जिला भी इतना बड़ा है, तो हम कहीं पहुँच नहीं सकते।
मेरी कोशिश हो रही है कि एक चिड़िया भी पानी डालती है आग बुझाने के लिए, उसे बुझेगी नहीं, उनकी कोशिश होती है। और दूसरी है प्रेरणा। अभी मेरे पास अभी तक 3-4 लोग आए हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ज़रूर उसके मन में भाव आया है और मैं मेरी पूरी कोशिश करता हूँ। 1-2 और होगा तो हम ये नहीं सोच रहे हैं कि आप कितने तक पहुँच रहे हैं, लेकिन डे बाई डे 1 to 1 प्लस होते रहेंगे और लोग प्लस होते रहेंगे। अभी तक हमने 1,25,000 के आसपास लोगों को ये किया, तो बहुत बड़ा नंबर है और ऐसे नंबर बढ़ता रहेगा तो काम होता रहेगा। एक प्रश्न मेरा है जी सर। ऐसा है कि आज स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आज लोगों को किसी भी अस्पताल गए तो खून की डिमांड ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो ब्लड डोनेशन कैंप के आधार पे अभी तक आपने कितने ब्लड डोनेशन कैंप चलाए और अभी तक कितने ब्लड आपने प्रोवाइड किया आपने, इसकी जानकारी दो। ये ब्लड प्रोवाइड करने की बात करते हैं कि वो तो हम तो मेरे पास ब्लड बैंक नहीं है, बट ज़रूर मेरे पास कॉल आता है। एक बार क्या हो रहा था, मैं यहाँ से राजस्थान जा रहा था, मेरे सुबह का टिकट था, तो मेरा जो है वो पॉजिटिव है ब्लड, तो वो रेयर मिलता है। तो हमारे कुछ राजस्थान के थे, उधर मद्रास से चेन्नई से इधर शिफ्ट किए थे बॉम्बे हॉस्पिटल में, और उनको हार्ट की सर्जरी थी। तो उन्होंने बोला, फ़ोन आया कि हार्ट की सर्जरी है और आपका ब्लड मैच हो रहा है, आपको आना होगा। तो मैंने टिकट मेरा आगे पीछे करके मैं गया और दिया। तो प्रोवाइड तो हम खुद कर सकते हैं, और कहीं इमरजेंसी होती है, लगता है तो जाके करते हैं। और जैसे टाइम मिलता है, जैसे 6 मंथ में करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाता हूँ। जैसे टाइम मिलता है, जैसे एक कैंप लगता है तो हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। दूसरी बात है कि कैंप, मैंने एक ही कैंप लगाया। कैंप में थोड़ा इशू ये आता है ना, लोग जागरूक नहीं है और पता नहीं क्यों लोगों को ब्लड नहीं करना चाहिए, कि करते नहीं है, और बहुत उसमें एनर्जी लगती है। और हम राजस्थान में काम, उधर और नेगेटिव लोग हैं। 2-3 बार ट्राई किया, बट जो भी कोई कैंप करता ज़रूर हम उनके साथ जुड़ते हैं और हमारा पार्ट का हम मदद करते हैं, लोगों को अवेयर करके भेजने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न और है, बस उतना नहीं पूछूंगा। जी जी। ऐसा है कि व्यसन मुक्ति पे भी भाई साहब ने चर्चा किया है, व्यसन मुक्ति के ऊपर नशा पूरी बात तो व्यसन मुक्ति कहते हैं। कौन सा मुक्ति? व्यसन, ओ नशा, ओके। हिंदी में उसको व्यसन बोलते हैं। यस यस, हाँ, सब आ जाता है उसमें। हाँ, तो व्यसन मुक्ति के तहत आज की तारीख जितने व्यसन मुक्ति केंद्र चल रहे हैं, उसके अंदर जो लोग जाते हैं वहाँ पर उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनके परिवारजनों से हज़ारों रुपए की वसूली की जाती है और बहुत सारे लोग वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं, बच्चे भागने का प्रयास करते हैं वहाँ से, उनको प्रताड़ित करके लिया और पैसा भी वसूल किया जाता है। तो इसको रोकथाम करने के लिए कभी आपने कितने व्यसन मुक्ति को आपने चेक किया? नहीं, ये जी, इसको मैं अच्छे से समझता हूँ। एक मसीना हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक दिलासा करके एक संडे के दिन एक मीटिंग होती है, दिलासा करके नशा मुक्ति के बारे में होता है, किस तरह से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और किस तरह से रेट करते हैं। ठीक है, वो भागने की कोशिश है, कोई भी नशा करने की भागने की कोशिश करेगा। आप सोचिए कि अगर इधर कोई बचपन से चाय पी रहा है, उसको चाय छोड़नी है तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर सिगरेट बीड़ी है या फिर कोई और टाइप का नशा करता है तो वो उसके जान से ज़्यादा उसको कीमती समझता है। जान जाएगा तो चलेगा, लेकिन मैं इसको छोड़ नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को बोलना पड़ेगा कि नशा छोड़ना इतना आसान नहीं है। दूसरा ये है कि नशा छोड़ना इतना आसान नहीं, और उसको कितनी तकलीफ हो रही है वो हमको ध्यान में रखनी होगी, जो छोड़ने जा रहा है। ठीक है, और अभी जब वो कोई रिहब सेंटर में जाएगा तो उसको नशा नहीं दिया जाता है तो उसको किस तरह से तकलीफ होती है, इस तरह बात। अगर आपको बहुत लोग सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, मतलब वो जान देने को रेडी है, लेकिन उसको कोई भी हालत में नशा चाहिए करके। तो मैं रिहब सेंटर से अच्छे से थोड़ा जानता हूँ और मैंने कोशिश भी की है। तो भागने के लिए नेचुरली करते हैं, लेकिन 2 महीना उनको रखेंगे, 1.5 से 2 महीना, फिर वो कितना प्यार से आएगा और सब चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा। इसके बॉडी में जो जहर है इतना टाइम से, जो अलग अलग टाइप से जब रहते हैं, जो भी नशा करते हैं, उसको निकालना इतना आसान नहीं है। तो मेरे हिसाब से टॉर्चर करने वाले कौन है पता नहीं, लेकिन मैं मसीना हॉस्पिटल को उसको अच्छे से 2 महीना में गया हूँ कुछ रीज़न से, और वो उसको स्टडी किए। और वहाँ लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, सर फोड़ते हैं, लोगों को अंदर रखते हैं, इस तरह से होते हैं। हमको लगा टॉर्चर है, लेकिन वो बच्चे को कैसे हम दवाई पिलाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं। आई थिंक इस टाइप का है। अगर और कोई आपके ध्यान में रहेगा तो मेरे को बताना। जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। ये हमारे अभी सोशल मीडिया काफ़ी ग्रुप्स बनाए गए हैं जो हमारा डिपार्टमेंट है उसके थ्रू, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा डिजिटल मीडिया चल रहा है और जितनी जल्दी उससे सूचनाएं पहुंच सकती हैं उतना थोड़ा मतलब हर मिनट पे आपको नई जानकारी मिलती है। और मेरी कोशिश रहती है कि जो भी 3-4 यहाँ के ग्रुप्स हैं और स्पेशली राजस्थान प्रेस क्लब, उसको मैं अपने तरफ से रोज़ ही न्यूज़ डालती हूँ और जो भी हमारे यहाँ सरकार की अच्छी योजनाएं हैं उनके बारे में मैं इनको बताती रहती हूँ। और इनका सहयोग तो हमें निश्चित रूप से चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम यहाँ अपने
राजस्थानी कल्चर का पूरा प्रचार प्रसार कर पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल राजस्थान है क्या। उनको लगता है कि राजस्थान में बड़ी गर्मी पड़ती है, बहुत बैकवर्ड है, जबकि ऐसा नहीं है। पानी नहीं मिलता है। वहाँ बहुत ही प्रगति हो चुकी है, विकास हुआ है पिछले कई सालों में और आगे भी होगा। घूमने के लिए बेस्ट जगह है। बिल्कुल, और घूमने के लिए तो वहाँ उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बहुत सारे, जैसलमेर, जोधपुर, जितना नाम लिया जाए उतना कम है। मैं लिखती भी हूँ, आर्टिकल्स भी लिख रही हूँ लगातार। विकसित भारत जो संकल्प यात्रा भी देश भर में चल रही है, महाराष्ट्र में भी चली, तो महाराष्ट्र में आपके सामने क्या क्या ऐसे बिंदु आए? सर एज सच तो मतलब जैसा भी राजस्थान से रिलेटेड ही मैं देखती हूँ, महाराष्ट्र का मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारे राजस्थान के थ्रू जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें हमें इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो महाराष्ट्र की संकल्प यात्रा का मुझे इतना मतलब अनुभव भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है तो मैं कुछ बता पाऊँ। जैसे आप मुंबई महाराष्ट्र में राजस्थान को जोड़ने का काम कर रही है, आप भी कर रही है और राजस्थान प्रेस क्लब भी कर रही है, तो मेरा ये कहना था कि भविष्य में राजस्थान प्रेस क्लब को या राजस्थान के व्यापारियों को या राजस्थान मारवाड़ के व्यापारियों को राजस्थान की कला साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए किन किन प्रकल्पों पे काम करना चाहिए? देखिए बहुत गुंजाइश है इसमें, और मैं चाहूँगी पहले आपस में ना मिलना स्टार्ट करें, एक दूसरे से जान पहचान बढ़े, ताकि जितना आप उस चीज़ को कर पाएंगे ना वो इसी के थ्रू हो सकता है। जब तक हम एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं, अब राजस्थान सूचना केंद्र है लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि वो कहाँ है। तो मेरी गुजारिश है कि सभी लोग वहाँ एक बार विज़िट करें। आपकी छोटी मोटी जैसे पत्रकारों की कोई गोष्ठी होती है, कुछ है, तो हमारे यहाँ करें। 15-20 लोगों की व्यवस्था आराम से हो सकती है जी। और मेरे को ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी लगती है कि हमारे कल्चर का प्रचार प्रसार हर जगह हो, जिसके लिए हम यहाँ आए। जितनी सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आज आपका कैलेंडर लॉन्च हुआ है जी। एक पत्रकार होने के साथ साथ आपने खुद का कैलेंडर भी लॉन्च किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज राजस्थान प्रेस क्लब के सानिध्य में मेरा दूसरा कैलेंडर लॉन्च हुआ है, उसका नाम प्राइम टॉप है। और विशेष ये बड़ी बात है कि आदर्श ग्रुप के जगदीश जी और आज चीफ गेस्ट के तौर पर चेतन सिंह राठौड़, आरडी ग्रुप, आरडी फाउंडेशन, जो बहुत बड़ा एक नाम है और राजस्थान में जन सेवा करते हैं। मोबाइल मार्केट में भी आरडी टेलीनेट प्राइवेट लिमिटेड का बहुत अच्छा नाम है। और सूचना पीआरओ आज राजस्थान गवर्नमेंट से यहाँ लगे हुए ऋतु जी सोड़ी, उनका भी आज सानिध्य रहा और विशेष पत्रकारिता का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और मेरा जो कैलेंडर है उसमें विक्रम संवत और जो सूचनाएं देनी चाहिए, जो आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो कैलेंडर लॉन्च हुआ है, हर एक लोग क्या करते हैं 1 तारीख को लॉन्च कर लेते हैं कैलेंडर, और फिर क्या 1 तारीख को ज़्यादा लोग घर पे कैलेंडर देना चाहते हैं कि भाई 1 तारीख आ गई है और आप कैलेंडर दे दो। तो क्या हर घर में 3-4 कैलेंडर हो जाते हैं और उस कैलेंडर की कदर नहीं रहती है, और क्यों ना क्यों वो कैलेंडर उधर उधर पड़ा रहता है। और मैंने उस तारीख ऐसी फिक्स की जो कैलेंडर का महत्व समझे। आज वो कैलेंडर कम से कम हमने हज़ारों कॉपियाँ छापी है, और जो कुछ हमारे कैलेंडर में सहयोग करते हैं उनमें भी वो कॉपियाँ हम देते हैं, वो भी अपने परिवारजन को, अपने व्यापारी जगत में वो कैलेंडर दे सके। अलग ऐसी बात है, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग जानकारियाँ होती है। लोग कहते हैं मोबाइल में कैलेंडर है, घड़ी में कैलेंडर है, मगर प्रिंट कैलेंडर का हकीकत अलग ही है। जो सामने दिखता है, दूध का हिसाब हो, अपने शुभ संकेत का हिसाब हो, शुभ लाभ का संकेत हो, उस कैलेंडर में प्रिंट हो जाता है। और अच्छे भावों से वो उस कैलेंडर को अपन अच्छा बुरा सब उसमें देखने को मिल जाता है। जिस तरह का आज प्रेस मीडिया क्लब में का सहयोग मिला है वो मेरे लिए बहुत लाभदायक है। और मैंने 2 कैलेंडर, एक बुक लॉन्च की थी जो विधान भवन में लॉन्च की थी, महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी के हाथों से हुई थी, राहुल जी नार्वेकर के हाथों से हुई थी, जो मेरे लिए कम उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये उपलब्धि मेरे लिए नहीं है, ये बहुत मैं प्रेस क्लब के वरिष्ठ नागरिक है उनका भी सहयोग है, जो मुझे हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा देते रहते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का डिमोटिवेशन
सामने भी आता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर मैं अपने दिल का ही सुनता हूँ और दिल से ही काम करता हूँ। बस मुझे लगता है कि मुझे ये काम करना है, फिर आगे कुछ भी हो जाए वो काम करके ही रहता हूँ। इसलिए आप सभी का धन्यवाद तहे दिल से। हाँ भाई वहाँ है साथ में जी हमारे। नरेश जी, हाँ, आज आप एक पत्रकार के कैलेंडर लॉन्च में आए जितेंद्र जी को, तो इसके लिए आप क्या बोलना जी चाहेंगे? जितेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और आगे भी साथ में हम लोग जुड़े रहेंगे। जी आप एक फिल्म निर्माता भी हैं और सुनने में आया कि आप एक तमिल फिल्म भी लेकर के आए हैं। एक मैं बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट में लेकर आ रहा हूँ, उनका नाम है मैनी, जो साउथ की फिल्में हैं, और उस फिल्म की जो पटकथा जो भी है राइटर है बहुत अच्छे हैं, और उसका एक बहुत रियल घटना पे उस मूवी को मैं लेकर आ रहा हूँ क्योंकि 5 साल के बच्चे के साथ में बलात्कार हो जाता है। बलात्कार करने के बाद उस बच्ची को मार दिया जाता है। उसी को मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ कि एक गरीब महिलाएं जो चाय बागान में काम करने वाली होती है, तो ना पॉलिटिकल उनको साथ देती है ना ही पुलिस वाले साथ देती है, वो 5 महिलाएं कैसे बदला लेती है जो बलात्कारी होता है उसके साथ में। यही मैं दिखाने का कोशिश किया हूँ और उधर का रियल घटना है, और मैं चाहूँगा कि इस फिल्म को सब लोगों ने देखें बनने के बाद में, और ये 2024 में मेरा ये बन के रेडी हो जाएगा, और जब होगा तो खुद ही मीडिया के थ्रू आप लोग के थ्रू पता चल ही जाएगा। जितेंद्र जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? और जितेंद्र जी बहुत अच्छे इंसान हैं और इनके साथ में मैं जुड़ के रहना चाहता हूँ, और हम लोग हमेशा चाहूँगा कि हमारे जितने भी प्रोग्राम में हो, जो जितना भी शूटिंग करूँ यहाँ से लेके साउथ से लेके राजस्थान तक, तो सब में ये हमारे साथ शामिल हो। ये पेशे से लेखक भी ये किताबें भी लिखते, क्या उनकी किताब को क्या भी फिल्म बनाना चाहेंगे? बिल्कुल बनाना चाहेंगे। जब एक अच्छी सब्जेक्ट हमारे पास आएंगे तो हम ज़रूर बनाना चाहेंगे। और जितेंद्र जी का मैं चाहूँगा कि मुझे अच्छी सब्जेक्ट चाहे जो गुजराती में भी हो, क्योंकि मैं गुजरात से नहीं हूँ, फिर भी मैं चाहूँगा कि मैं एक कला के क्षेत्र से हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जितेंद्र जी एक अच्छी सब्जेक्ट मुझे दे जो गुजराती फिल्म में बना के मैं पेश कर सकूँ। आप क्या कहेंगे जितेंद्र जी, आपकी दूसरी पुस्तक के लिए क्या मैं पुस्तक तैयारी फुल चल रही है, और नई पुस्तक आते ही ऐसा ही कोई कार्यक्रम होगा और आपके सानिध्य में कार्यक्रम होगा, और ऐसी बुक बनाना चाहेंगे जो लोगों से दिल कनेक्ट हो, मन से मन कनेक्ट हो, और ऐसा सुकून मिले कि कुछ न कुछ पड़ा है जीवन में तो कुछ न कुछ भावुक हो। जिसका मन भावुक नहीं होता है ना, तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल है और ज़माना चलना मुश्किल है। जिसका कठोर दिल है वो कोई काम का नहीं है। भावुक हो जाओ और अच्छी सेवा करो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। आप लोग के एक मिनट, जैसे काम कोई करते नहीं है कि जब इंसान जहाँ किसी को कहीं पैसा दिखता है वही काम करते हैं। ये जितेंद्र जी हैं जो लगता है कि लोग टांग के रखेंगे और लोगों को काम होगा, तो इस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस चीज़ में ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।